This call is now being recorded. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयालु कर्तव्य मार्ग पर जुट पर सेवा पर उपकार में हम जन जीवन सफल जावे। शक्ति हमें दो दयालु आगे पर डट जावे। दुखी हरे बिछड़े बच्चे उनको तुझे कर जाए। मार्ग पर डट जावे। झूठ से नित दिन दूर रहे। जीवन सरल अपना प्रेम सुधार बरसाए। शक्ति हमें दयानी अभिमान रहे। जन्म बलिदान उसी पर हो जा। शक्ति हमें सेवा में हम निज जीवन सफल बना जावे। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेड्डी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभजीत कौर जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शिल्पी गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मंजुला कपूर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया है तो हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से, जिनके कृतित्व और व्यक्तित्व की वजह से ही वास्तव में वो मनीषी रहे और उन्हीं के व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण यह संस्थान आज इस ऊंचाई पर आपको दिखाई दे रहा है। और ये विधा आपको जो महत्वपूर्ण मालूम हो रही है वह उन्हीं के कारण है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से
जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं हम, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करना चाहते हैं। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हो गए हैं, वो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। इसके अतिरिक्त हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर प्रतिमा राज जी उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेमेस्टर 3 में, पूछ लो तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सेमेस्टर 3 पर, सेमेस्टर 3 में, और हम लोग अभी तक बीच बीच में हमारे बीच में पूर्वा बाहेती जी उपस्थित हो गई हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं और आज की फैकल्टी भी हैं। हम लोग चाइनीज पर चर्चा कर चुके, सेमेस्टर 3 में हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर चर्चा कर चुके हैं, और हम लोग बीएचबी भी चर्चा कर चुके हैं। हम तीनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। तो पूर्वा बाहेती जी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में भी ज्वाइन किया है नीता जी ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। श्रवण कुमार जी ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। तो हम लोग पुनः पूर्वा जी का स्वागत कर रहे हैं, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं बीएचबी पर। पुराना चैप्टर वही है संख्या 12, जो हमारा चैप्टर 12 है, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। अभी बीच में संजय कुमार जी ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। सर शुरू करें क्लास? मैं वो कर रहा हूँ। हाँ सर, रुको मैं करती हूँ। देखिए, हमने स्पेशल सेल सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने लास्ट की क्लास में ईयर, नोज और टंग के बारे में पढ़ा था। हम उसका ब्रीफ आउट करके, फिर ईयर को तो मैंने 2 बार अच्छे से समझाई भी दिया था। नोज और टंग को हम थोड़ा एक बार ब्रीफ आउट करके हम आइस पे चलेंगे। तो देखिए, लेकिन देखिए ईयर का मैंने आपको उस दिन मैं ना वो क्रेनियल नर्व के बारे में बताना भूल गई थी। ईयर की जो क्रेनियल नर्व है उसको वेस्टिबुलो कोकिला बोलते हैं। अभी देखिए, और ये क्रेनियल नर्व नंबर 7 है। एक सेकेंड, क्रेनियल नंबर 7 का पार्ट होता है। देखिए, तो इसका नाम देखिए, वेस्टिबुलो कोकिला नाम समझिए। वेस्टिबुलर एक अपने अपरेटस पढ़ा था कान में, और जो हमारी बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी में यूज आता है। और कोकिलर का एक और एपरेटस पढ़ा था, देखा था हमने, जो हमारी हियरिंग में वर्क करता है, कान के सुनने के जो काम है उसमें काम करता है। तो ये दोनों को मिला के वो नाम बना है, और इसका क्रेनियल नर्व नंबर 7 है। देखिए, मैं आपको ये जाके प्रॉन में खुलता है, मतलब इसका सेंसेशन प्रॉन में जाता है। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि कान की जो एक्टिविटीज है वो सर के पॉन्स का जो है पार्ट है उसमें वर्क उससे ऑपरेट होता है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, लोकोमोटिव सिस्टम वाला, ये बहुत हेवी टॉपिक है। अभी से आपने अगर पढ़ा हुआ रहेगा, थोड़ा सुना हुआ रहेगा ना, तो इतने हैवी में थोड़ा लाइटनेस फील होएगा। इसलिए मैं आपको ये चीजें थोड़ा सा बता रही हूँ। अदरवाइज वो चीज आपको दोबारा वहां पढ़नी है, वहां पे वो थोड़ी ईजी हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी भी मैं ये पूछती हूँ, ईयर से किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर अपन नोज की थोड़ी सी बात करके फटाफट ब्रीफ आउट करके हम आइस पे आ जाएंगे। ईयर में किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो एक सेकेंड।
सॉरी, अब हम नोज की बात करते हैं। नोज का भी हमने देखा था ऑल फैक्ट्री बल्ब पे खुलता है, और ऑल फैक्ट्री बल्ब जो है, और ऑल फैक्ट्री जो है वो फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है, और ऑल फैक्ट्री बल्ब इटसेल्फ एक अलग पार्ट है वो सेरिबेलम में, उसका कोई पर्टिकुलर ऑर्गन उसमें पार्ट में नहीं खुल रहा, खुद एक इंडिविजुअल एक है, वो नोज में होता है। और नोज में हमारे सेंसेशन इसलिए आता है क्योंकि जो स्मेल की जो पार्टिकल्स है ना, वो एयर से थोड़े हल्के होते हैं, तो वो अंदर तक घुस जाते हैं, और हमको नोज में उसको फील करने का, हमारी सेंसेशन, हमारी जो सेंसरी बॉडीज है नोज के अंदर, वो उसको समझ पाती है। एयर थोड़ा डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो हमारे नाक के अंदर तक घुस जाती है। और ऑल्फैक्टरी सेल्स आर केमोरिसेप्टर्स। केमोरिसेप्टर्स वो होते हैं जो केमिकल्स को समझ के उसको रिएक्ट, केमिकल्स का जो होता है ना, केमिकल्स को पढ़ पाते हैं, उनको केमोरिसेप्टर्स बोलते हैं। 3 तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, वो आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से एक होता है बेसिकली जो अपने कोर्स में आ रहा है उसको बताती जा रही हूँ, ताकि जब आप वो पूरा पढ़ें तो आपको रिकॉल हो जाए और थोड़ा इजी रहे पढ़ना। तो दीज आर केमोरिसेप्टर्स जो केमिकल्स को सेंसेशन, केमिकल के सेंसेशंस को समझ पाए, देयर आर कॉल्ड केमोरिसेप्टर्स। जैसे ब्लड में क्या केमिकल्स है क्या नहीं है, वो एक होता है कि हमारे जो ब्लड का कितना, कौन सा कितना केमिकल होता है कि नहीं, वो भी केमोरिसेप्टर्स बताते हैं। दीज आर, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की, तो वो केमोरिसेप्टर्स होते हैं। और उसमें एक म्यूकस सिक्रेटिंग जो सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं ग्लोबेट सेल्स, ओके। और ऑल्फैक्टरी सिस्टम यहाँ पे नाक पे यहाँ पे होता है, और इधर एक छेद से एक छेदी होता है, उसको बोलते हैं परफोर्मेटेड सेल बोन से ये क्रेनियल्स का वो जो फ्रंटल लोब है उससे यहाँ से उससे अलग किया जाता है। वो मेरे हिसाब से वो परफॉर्मेटेड इसलिए कि बाई चांस यहाँ पे कोई लीकेज या कुछ हो जाए तो ब्रेन को डैमेज नहीं करके वो नोज के थ्रू बाहर आ जाए, इसलिए ऐसे किया गया। ठीक है, नाउ वी गो टू टंग। टंग में मैंने कोई एक टंग का देखे, टंग की जो 2 होती है, टंग की जो बेसिकली 2 जो होती है, वो एक तो फेशियल नर्व है जो फर्स्ट 1/3 ऑफ द पोर्शन से सेंसेशन ऊपर ले जाती है, वो भी पोन्स पे आती है, और दूसरी होती हाइपोग्लोसल जो मेड्यूला पे जाती है, और ये तीसरी जो है ट्राइजेमिनल 5th नंबर है। ट्राइजेमिनल 3 या 4 पार्ट्स ऑफ द फेस से जाती है, जो एक उसमें से टंग पे जाती है। और हाइपोग्लोसल जो नर्व्स है जो 9th नंबर की है, वो लास्ट का जो 1/3 पार्ट मैंने बताया था ना, 2/3 को पे एक सेल है, 1/3 पे एक सेल है, तो 1/3 लास्ट का पीछे वाला जो पोर्शन है उससे हाइपोग्लोसल नर्व लेके जाती है, जो 9th नंबर है, वो भी शायद पोन्स में खुलती है, वो मेड्यूला में खुलती है। और ये हाइपोग्लोसल का देखिए, ग्लॉसोफिंगल नर्व्स है। ग्लॉसो इज समथिंग रिलेटेड विद टंग का, जो जैसे हम इसको समझेंगे इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे फूड पाइप का जो दूसरा नाम क्या होता है, इसोफेगस। इन द सेम वे टंग का जो दूसरा नाम होता है उसको ग्लॉसोफेगल बोलते हैं। ठीक है, मतलब साइंटिफिक नेम इज दैट। और फेलेंजेस जो होते हैं, लेयरिंग्स जो होते हैं, वो गले का जो पार्ट है। तो मतलब बेसिकली इन 2 जगह से जो नर्व जा रही है वो 9th नंबर नर्व है, उसको इसलिए ये बोलते हैं फेरिक्स से, और ग्लॉसोफेगल पीस गला, टंग। ठीक है, और इसमें जो एक पीस से मैंने आपको बताया था, तो वहां पे 3 तरीके के सेल्स होते हैं, फंगीफॉर्म्स, फिलीफॉर्म्स और सर्कमविले। फंगीफॉर्म एंड सर्कमविले आर फॉर टेस्टिंग, एंड फिलीफॉर्म्स एक कोटिंग बनाते हैं अपने टंग के ऊपर, ताकि खाने को च्यू कर पाए, उसको स्टोर कर पाए, एंड टंग हमारी स्पीच में भी हेल्प करता है। ठीक है, चलिए अब इसमें किसी को कुछ, और देयर आर मोर देन 10,000 टेस्ट बर्ड्स ऑन आवर टंग। किसी को कुछ पूछना है तो देन वी स्टार्ट। मैडम ये जो सर्कमवेलेट जो 3rd इसका है टंग का, जैसे फंगी फॉर्म है, फिली फॉर्म है, 3rd नंबर जो सी नंबर है, हाँ, तो इसका क्या फंक्शन है? मैंने आपको बताया, एक सेकंड मैं आपको वापस से बता देती हूँ, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखिए, फंगी फॉर्म का होता है ना, जो फंगी फॉर्म, फिलीफॉर्म जो मैंने बताया कोटिंग बना दी है, फंगी फॉर्म और फिलीफॉर्म कोटिंग बना रही है। फंगी फॉर्म और सर्कमविले जो है, ये दोनों जो है ना,
ये टेस्टिंग में यूज आती है। 2/3 पार्ट ऑफ द टंग जो स्टार्टिंग है, 2/3 पार्ट ऑफ द टंग है ओके वो एक सेकेंड, लेट मी चेक माय डेटा आल्सो प्रॉपर्ली। एक सेकेंड, लेट मी चेक इट हियर। मैं आपको समझा देती हूँ प्रॉपर्ली, एक सेकेंड रुकिए मुझे। हाँ, मैम तीनों का समझा दीजिए। मैं बता रही हूँ, मैं आपको एक सेकेंड रुकिए, मुझे मैं थोड़ा कंप्यूटर में मेरे को वर्क करने दीजिए। हाँ सुनिए, टेस्ट टंग को एक बार वापस से मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। टंग को अगर आप देखेंगे सर एक बार, टंग की वो है तो नहीं तो कोई बात नहीं। टंग का जो पीछे वाला पार्ट होता है वहां पे बिटर टेस्ट आता है। बिटर मीन्स खारा, है ना। आगे वाले में मीठ, नमक का और मीठा, और साइड में कड़वा, खट्टा टेस्ट आता है। ठीक है, ये 3 टेस्ट हो गए। अब इसमें 2-3 तरीके के सेल्स होते हैं टंग पे। फिलीफॉर्म क्या करते हैं, टंग के ऊपर पूरी टंग पे रहेंगे, एक कोटिंग बनाएंगे जिससे खाना च्यू और सलाइवा, तब खाना च्यू करते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकले, और हम जब बोल रहे हैं तो हम टंग को यूज कर रहे हैं ना, इसमें हेल्प करे। ये काम है फिलीफॉर्म का। ये इसमें टेस्ट बड्स नहीं होते, ठीक है। बाकी जो फंगीफॉर्म और सर्कमविले है, इन दोनों में टेस्ट बड्स होते हैं। और ये टेस्ट बड्स क्या करते हैं ना, देखिए टेस्ट बड्स भी मैंने आपको तब भी एक चीज समझाई थी पिछली क्लास में भी, कि जो भी अगर कोई भी सेंसरी ऑर्गन्स होगा, उसमें कोई भी सेंसेस को अगर फील करना होता है तो सेंसरी ऑर्गन्स पे हमेशा आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। हमेशा का वो रूल है कि वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का रीजन क्या होता है ना, हेयर बहुत पतले होते हैं तो वो सेंसेशंस का माइन्यूट से माइन्यूट चीज को समझ लेते हैं, इसलिए उधर वो होता है। ठीक है, मेरा वो लास्ट क्लास में वो नहीं होता, एक सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें भी क्या होता है, ये सर्कमविलर फंगीफॉर्म्स में मशरूम टाइप का शेप का थोड़े थोड़े से माउंटेन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप टंग में देखोगे तो आपको ना थोड़ा सा एक उभरा दरदरापन दिखता है, वो माउंटेन्स हैं, उनके ऊपर बहुत छोटे बाल होते हैं जो हमारे टेस्ट को समझते हैं। 2/3 वाला जो स्टार्टिंग का होता है ना, स्टार्टिंग का जो 2/3 होता है वो होता है फंगीफॉर्म। फंगीफॉर्म ही होता है ना सर? हाँ, फंगीफॉर्म इज 2/3 जो होता है फंगीफॉर्म होता है स्टार्टिंग का, और जो 1/3 होता है वो होता है सर्कमविले, और 2/3 जो होता है वो कॉर्डा टिम्पेनी होता है। कॉर्डा टिम्पेनी पार्ट ऑफ फेशियल नर्व से, फेशियल नर्व नंबर है 7। उसका जो पार्ट है कॉर्डा टिम्पेनी, उससे क्रेनियल नर्व पे जाता है, दैट इज क्रेन में मतलब सेरिबेलम में जाता है। सेरिबेलम का जो पार्ट है उसको बोलते हैं पॉन्स पे जाता है। ठीक है, और वो जो 1/3 जो पीछे का पार्ट है, 2/3 आगे का पार्ट हो, 1/3 जो पीछे का पार्ट है, उधर होता है सर्कमविले ज्यादा। और वो कहाँ जाता है, 9th क्रेनियल नर्व से। जो 9th क्रेनियल नर्व का मैंने नाम आपको बताया था अभी, शायद मैं एक सेकंड वापस नहीं, हाँ, ग्लॉसोफेरेंजियल। ग्लॉसो इज फॉर टंग एंड फेलिंजियल इज फॉर फेरिक्स। दैट इज आवर गले का वो वोकैबुलरी, वोकल कॉर्ड के लिए जो होता है वो उसको फेरिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको कुछ पूछना है इसमें? टेस्ट बता दिया, टंग बता दिया, और ये दोनों मिलके बेसिकली आप लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, बट इन दोनों से मिलके टेस्ट में पता चलता है। अब इसमें एक और चीज समझ लीजिए, अभी आप सीधे धीरे धीरे मेगा मेरिडियन समझेंगे। तो मेगा मेरिडियंस में ये देख लीजिएगा कि अगर बंदे को कौन सा टेस्ट नहीं आ रहा है, कौन से टेस्ट में उसको प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हम कौन सी मेगा मेरिडियन पे, कौन सी क्रेनियल नर्व पे वर्क करना है। तो वो हमारा, हम जब आप मेगा मेरिडियंस पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ बताया जाएगा कि कौन से मेगा मेरिडियन कौन से क्रेनियल नर्व पे वर्क करती है, तो उसमें आपको इजी होएगा ट्रीटमेंट देना। ठीक है, बेसिकली हम आपको देखिए, अपन बीएचवी भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम ट्रीटमेंट ठीक से कर पाए। तो अभी इतना अगर आप समझ गए कि हमारा 7th क्रेनियल नर्व और द 9th क्रेनियल नर्व, तो आप उसको टेस्ट के हिसाब से, उसको अगर खारा टेस्ट नहीं आ रहा है तो 9th क्रेनियल नर्व पे वर्क करना है, मीठा टेस्ट नहीं आ रहा है तो 7th क्रेनियल नर्व पे वर्क करना है। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना है इसमें? कुछ आगे चले, आइस पे चले? आगे सर आइस का वो फोटो खोल देते थोड़ा बेटर हो जाता, बाकी देख लीजिए आगे खुल जाए तो। और देखिए मैं आपको बता दूं, एक अभी स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देती हूँ।
आइस के लिए जो मैंने है ना आइस पे थीसिस पढ़ी लिखी थी, मैंने खुद ने भी आइस पे लिखा था जो मेरा सेमेस्टर था। तो आइस पे जो मैंने रिसर्च की थी तो मुझे एक बात समझ में आई थी, मैंने 3-4 जगह वेबसाइट पे ये चीजें पढ़ी थी। आइस इज द सेकंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गन आफ्टर ब्रेन। बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और मेरे को हमेशा उस दिन जिस दिन मैंने ये बात पढ़ी तो मुझे सर की एक बात याद आई थी, अगर अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है और कोई चीज को समझना है तो आइस बंद करनी पड़ती है। आइस बंद करते हैं तो ब्रेन का आधा काम रुक जाता है, तो हमारा कंसंट्रेशन और हमारा फोकस बढ़ जाता है। और मैं खुद करती हूँ, मैं जब क्लास सुन पढ़ने लगती हूँ तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरी आइस बंद हो ताकि मेरा पूरा फोकस क्लास पे जा पाए। तो आइस का बहुत बड़ा रोल, आइस मतलब अगर और आइस को ऑपरेट करने के लिए पांच मेजरली क्रेनियल नर्व्स यूज होती है। तो सोचिए कि उसको हमारा ब्रेन, अगर हम आइस बंद करते हो तो कितनी क्रेनियल नर्व्स का वर्क कम हो जाता है। तो अब देखिए 5, मैं एक जल्दी से रिफर करती हूँ, फिर मैं आइस का फंक्शनिंग ज्यादा ठीक से समझाने की कोशिश करूंगी। ऑप्टिक नर्व नंबर सेकंड होती है जो हमारे साइट पे होती है, मतलब अगर किसी को देखने में या कुछ चीज में प्रॉब्लम हो रही है तो ऑप्टिक नर्व होती है जो नंबर सेकंड होती है, जो थैलेमस में होती है। एक वो होती है। सेकंड होती है ऑक्यूलोमोटर, वो थर्ड नंबर नर्व्स होती है, वो आइस के मसल्स में वर्क करती है, मतलब आइस का खोलना करना जो मस्कुलर वर्क है वो है। ट्रोकिया करके होती है, वो भी आइस के मिड, वो ये दोनों मिड ब्रेन पे जाती है, ये भी आइस के मसल के लिए वर्क है। ट्राइजेमिनल जो नर्व है 5th नंबर नर्व, वो पॉन्स पे जाती है और ये ट्राइजेमिनल 4-5 ऑर्गन्स को मैनेज करती है, उसमें से एक आइज है। और एब्यूजेंस करके है नर्व नंबर 6, वो भी आई मसल्स को वर्क करती है। तो आप समझ सकते हैं कि आइस को अगर कितना बड़ा चीज होगी, दिखती इतनी सी है, कितनी बड़ी चीज है जिसको मैनेज करने के लिए हमारी 6 नर्व्स लग रही है, 5 नर्व्स लग रही है। आउट ऑफ 12 क्रेनियल नर्व्स 5 आर ऑपरेटिंग आइज। तो हम समझ सकते हैं थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम इसीलिए बता रही थी, मैं आपको ये बात बोलेगा ये भी रीजन था कि हम आइज को अभी उतना ही समझेंगे जो हमारी थेरेपी के लिए हमारे लेवल तक का हो। आइज को समझने के लिए हम 3-4 क्लासेस भी लगा सकते थे, बट हम उतना ही समझे क्योंकि मैंने भी उतना ही समझा जो मुझे जरूरी लगा हमारे थेरेपी में आपको बताया गया, उतना मैंने समझा था। मैं आपको कोशिश करके वो अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आइस जो आपको ये दिख रही है, आइस इतना पोर्शन, ये इतनी नहीं है, इसके अंदर पूरी क्रेनियल बोन के बीच में एक बॉल शेप का स्ट्रक्चर, ये देखिए दिख रहा है, सर ने दिखा रखा है अपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, बॉल जैसा एक स्ट्रक्चर अंदर भी होता है जिधर से हमारा आइस ऑपरेट हो रहा होता है, ठीक है। और आई को अगर हम बॉल को देखें, जैसे फुटबॉल को देखते हैं, फुटबॉल के अंदर पानी एयर बड़ी रहती है, आइस के अंदर वो बॉल के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है और वो जो बाहर है वो 3 लेयर्स में डिवाइड है, उसके 3 लेयर्स है। अब वो फ्लूइड का नाम भी हम बताएंगे, उसका नाम होता है वर्टियस ह्यूमर। वर्टियस ह्यूमर करके होता है, वो पानी अंदर है बॉल के, जैसे फुटबॉल में एयर होती है, इसमें ये लिक्विड होता है और इसके ऊपर 3 लेयर्स है। फर्स्ट को बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा जब बाहर हमारे को जब यहाँ पे दिख रहा है उसको क्रोइड बोलते हैं। हाँ, स्क्लेरा जब यहाँ पे आ जाता है उसको कोरिना ऊपर वाला करें, कॉर्निया बोलते हैं। और यहाँ पे जब आता है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है, अंदर व्हाइट होता है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होता है। ये इसका काम सबसे बड़ा जो होता है, अगर हम कहीं पे बहुत ज्यादा लाइट में जाए करें तो उतनी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करने दे ताकि हमारी आइज को बेसिकली समझे, अपनी आइज को डैमेज से बचाने के लिए एक परत है जो थोड़ी स्ट्रांग होती है। अगर लाइट डर्ट आ रही है या डर्ट में कुछ है और या फिर लाइट का इफेक्ट ज्यादा है कुछ है, तो वो हमारी सीधे रेटिना को इफेक्ट नहीं करे, उसको बचाने के लिए ये हार्ड लेयर होती है, ठीक है। तो इसको स्क्लेरा को आगे जाके बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर लेयर है वो कोरॉइड है। कोरॉइड जब आगे आती थोड़ी सी फुल जाती है, उसको जब आगे आती थोड़ी सी फुल जाती है और ये जो है ना उसके अंदर जो देखो, अब आप आगे से समझिए, ये हो गया कोरॉइड, पीछे 3 है और तीसरा नंबर रेटिना। अब आगे लेकिन क्या हो ना 2-4 लेयर्स एक्स्ट्रा आ जाती है, तो उसके कॉर्डिया के नीचे एक्यूलेस ह्यूमर होता है जो लिक्विड टाइप का कुछ होता है जो हमारी आइज को बचा रहा होता है। ये ब्लू कलर का, मेरे तो ब्राउन है, आप लोग के सबके अपने अपने कलर्स होते हैं अलग अलग, है ना। उसके नीचे ह्यूमर के नीचे एक
एक्वस एक्वस माने अपने आप ही, एक्वस माने जल, जल जो जली वाला है, मतलब तरल, बहुत वो नहीं है उसमें कोई वो नहीं, नॉर्मल नॉर्मल। एक्वा माने पानी टाइप का होता है, एक्वा स्विमर तो पानी की तरह होता है जी। और उसके बीच में आप हमेशा नोट करिए ब्लैक कलर का कुछ एक छोटा सा एक पुतली टाइप, ये पुतली समझ लो, एक्वा स्विमर के अंदर एक पुतली होती है ना, पुतली में भी ब्लैक कलर का छोटा पुतली एक और होती है, वो एक्चुअली होल होता है जिसके थ्रू लाइट अंदर जाती है। बेसिकली ये देखिए एक्वा स्विमर भी क्या करती है, लाइट को, अगर बहुत तेज लाइट आई तो उसका शेप थोड़ा कर्व है, लाइट को डाइवर्ट कर देगी कि सब लाइट अंदर नहीं जाए, जितनी जरूरी है उतनी अंदर जाए, जितनी हमारी आइस बेयर कर सकती है उतनी लाइट अंदर जाए, बाकी सब साइड से निकल जाए ताकि आइस को डैमेज नहीं हो पाए, ठीक है। और इसको जो बोलते हैं आइरिस प्यूपिल बोलते हैं, आइरिस के नीचे प्यूपिल है जो होल होता है, और उसके नीचे होता है जो हमको दिखता नहीं है, वो होता है लेंस। और लेंस जो होता है ना, वो उसके साइड में तो थोड़े मसल्स होते हैं, उन मसल्स को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स टाइप की चीजें होती है। अब हम आपको ये चीजें बेसिकली ये सब और 2-3 चीजें समझाती हूँ, फिर मैं आपको फंक्शनिंग समझाऊंगी एक साथ। तो लेंस को पकड़ के रखने के लिए क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। आगे का समझे, पहला सबसे पहला है कॉर्निया, फिर उसके पीछे एक्वेरियस स्विमर है, मतलब वो एक्चुअली बेसिकली आंख की नमी को भी मेंटेन करने में भी हेल्प करता है ताकि बहुत ज्यादा ड्राइनेस नहीं आ जाए, और बहुत ड्राइनेस है तो उसको भी अवॉइड कर देगा कि वो उतनी वहां पे रहे नहीं, हट जाए, बेसिकली आइस को डैमेज नहीं होने के लिए वो वर्क करती है। फिर होता है आइरिस, फिर प्यूपिल दैट इज होल, और उसके पीछे होता है लेंस जो लेंस को पकड़ा हुआ रहता है एक्वेरियस सस्पेंसरी लिगामेंट से। सस्पेंसरी लिगामेंट्स आप समझिए एक मसल्स टाइप की चीज होती है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सामने का पोर्शन। अब इस बॉल के पीछे, बॉल में आपने कभी देखा है हवा भरने की एक जगह होती है, जिधर से हम हवा भरते हैं, तो जैसे उसमें हवा भरते हैं यहाँ पे भी एक छेद होता है पीछे, एकदम पीछे, उस छेद से ऑप्टिक नर्व्स बाहर जाती है ताकि जो हमारा जो रेटिना पे जो वो बनेगा फोबिया पे जो बनेगा, फोबिया को बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेडुला लुटिया, उस पे लेंस बनता है। तो एक तो अभी एक सेकंड मैं बताती हूँ आपको, नर्व्स बाहर जाने के लिए और ब्लड वेसल्स अंदर आने के लिए इधर एक छेद होता है, उस छेद से ब्लड वेसल्स अंदर आती है और वो बाहर जाता है। लेकिन वहां पे कोई भी, वहां पे अगर लाइट पड़ेगी तो हमको कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि वो छेद है जहां से ये चीजें अंदर आ रही है बाहर जा रही, तो वहां पे वो नहीं होता। अब देखिए मैंने आपको बताया स्क्लेरा, कॉर्निया, रेटिना। जो रेटिना पे जो होता है ना, अब मैं आपको धीरे धीरे आप इस चीजें समझाती हूँ। हमारे को जो दिखने का तरीका, दिखता जो है ना, उसमें आंख में एक सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। जो रेटिना जो है ना, उस देखिए रेटिना में 3 तरीके के सेल्स होते हैं, 2 तो नर्व सेल, अगर बाहर से अंदर आए तो 2 तो नर्वस सिस्टम नर्व्स होती हैं जो सेंसेशंस को ब्रेन तक पहुंचाती है, और तीसरा जो होता है वो होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो होती है वो होती है, रॉड्स में जो है जो इमेज बनेगी उसमें कोई कलर नहीं होगा, वो कलर वो रात को दिखने के लिए काम आती है। रात में रॉड माने रात में जलाते हैं रॉड, तो वही रात वाले जो अंधेरे में। और कोन्स में होते कलर्स होते हैं जो दिन में काम आती है। और एक सेकंड मैंने पूरा नोट लिखा हुआ था, इमेज बनता है पूरा, इमेज बनेगा, कलर भी जब बनेगा आपको स्पष्ट मिलेगा, अधिक स्पष्ट बनेगा और कलर्ड बनेगा, मतलब आप उसको रंग पहचान पाएंगे कि हाँ कौन आदमी है, कैसा है, कैसा क्या पहन के आया हुआ है। और रात में अंधेरे में जैसे आदमी की एक इमेज दिखेगी, सिलहूत वाली इमेज दिखेगी कि भाई कोई आया है, ये पहचान पाएंगे, तो वो रॉड्स में यूज करता है। हमेशा इस तरह सोचे, रॉड्स माने रात में जलाते हैं, और कोन्स को उल्टा कर लीजिए बस। अब देखिए रॉड्स का जो होता है वो स्कोप्टोपैटिक विजन होता है जो डिम लाइट्स में दिखता है, और उसका जो वो है ना वो विटामिन ए से बनता है। उसका जो प्रोटीन होता है उसको रोडोप्सिन करके प्रोटीन्स जो होता है उससे रॉड सेल्स का, उसको विजन पर्पल बोलते हैं, उससे रॉड सेल्स बनते हैं। और रॉड सेल्स जब रात को बनते हैं, रॉड सेल्स डिम नाइट में होते हैं, तो रात को ड्राइविंग वगैरह जो करते हैं तो हमारे रॉड सेल्स इफेक्टिव होते हैं।
और इनका जो होता है रॉड सेल्स जब दिन में होते हैं ना, तो वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, वो उसको होता है रोडोस्पिन और पिगमेंट रेटिना में कन्वर्ट कर लेते हैं, और रात को वापस से ये विद द हेल्प ऑफ विटामिन ए रोडोसिन में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हमको रात को नहीं दिख रहा हो किसी कारण से, इसका समझाने का मतलब, तो अगर रात में किसी कारण से नहीं दिख रहा हो तो हमको ये समझना चाहिए कि उनके कहीं ना कहीं विटामिन ए की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कि रोडोप्सिन नहीं बन पा रहे इसलिए वो रात को नहीं दिख पा रहे, बिकॉज जो रॉड सेल्स ना वो उससे बने होते हैं। अब वही बात कौन सेल्स की, कौन सेल्स होते हैं 3 कलर्स से बने हुए। ब्लू कलर जो होता है वो 10% होता है, रेड कलर जो होता है वो 60% होता है, ग्रीन कलर जो होता है 30% होता है। ये 3 कलर्स होते हैं उन्हें। अब ये तीनों मिलके की प्रोमोकेशन कॉम्बिनेशन से हम बाकी सारे कलर्स कौन सेल से देख पाते हैं। और देखिए, और एक और चीज खास बात ये है कि ये जो रॉड कॉन्सेंस होते हैं ये बने हुए होते हैं फोटोस्पिन करके प्रोटीन से, ठीक है। तो जो रात को दिखते हैं उसको स्कोटॉपिक विजन बोलते हैं, और जो दिन में जिसको फोटोपिक विजन बोलते हैं, ठीक है। और अगेंस्ट 120 मिलियंस ऑफ रॉड सेल्स देयर आर ओनली 6 मिलियंस ऑफ कोन सेल्स। तो मतलब अगर 120 रॉड सेल्स है तो वहां पे ओनली 6 मिलियन कोन सेल्स। आप ये भी देखिए कि कितने कम कोन सेल्स है रॉड सेल्स, और कोन सेल्स कोन शेप के होते हैं, रॉड सेल्स रॉड शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाइट विजन और डे विजन का फर्क। और कोन सेल्स और रॉड सेल्स का होते हैं रेटिना में। रेटिना में भी एग्जैक्टली कहाँ पे होते हैं वो एक चीज समझिए। मैंने आपको बताया नर्व सेल्स से सेल्स अंदर नर्व एक छेद टाइप का जिससे नर्व्स अंदर आ रही हैं और नर्व्स जा रही है बाहर और ब्लड वेसल्स बाहर रही। उसके पास में फोबिया करके छोटा सा मेडुला रोटिया, देखिए इसमें लिखा हुआ भी है नाम, एक सर्कल बना हुआ है उस पर लिखा हुआ भी है मेडुला रोटिया। वो एक जगह है, वहां पे रॉड सेल्स कम है, कोन सेल ज्यादा है। तो अगर हम देखिए, आप इधर देखते हैं, अगर आपको साइड में देखना है ना तो हम अपना आइज को चेंज करते हैं उसे देखने लिए, ताकि ये जो लेंस है, ये जो हमारा ये जो एक्चुअली सॉरी नहीं लेंस नहीं, ये जो प्यूपिल है इसके थ्रू जो लाइट अंदर जा रही है वो लाइट जाके हमारे फोबिया पे टच होए, ताकि वो इमेज प्रॉपरली बनता है बिकॉज ऑफ कोन सेल्स। और हम फिर उस चीज को पीछे जो नर्व सेल्स है वो एनालाइज कर पाए, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचा दे ताकि हम उसको समझ लें। तो बेसिकली जो हम ये मूवमेंट्स जो आइज के होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि जो वो इमेज बन रही है वो फोबिया पे बन पाए और वो सेल लाइट हमारी यहाँ से फोबिया पे टच कर पाए। उस एंगल को मैनेज करने के लिए हमारी आइज इधर उधर घूमती है, ठीक है। इसमें अगर किसी ये माकुला जो लिखा हुआ है, ये माकुला जगह पीला बिंदु पीत बिंदु इसको बोलते हैं, येलो स्पॉट इसको बोलते हैं, बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड होता है और इसी पर आकर इमेज बननी चाहिए। तो यही पर फोबिया जो है सेंट्रल उसमें लिखा हुआ है ना, तो यही जो है फोबिया है और इसी पर इमेज बनेगी तो आपकी स्पष्ट इमेज बनेगी। अगर लेंस से चली हुई जो रोशनी है ये माकुला पर नहीं बनी, इधर उधर आगे पीछे पड़ गई या ऊपर नीचे बन गई, तो आपको बहुत क्लियर इमेज नहीं दिखाई पड़ती है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण जो होने जा रहा है माकुला, ठीक है। ये जो लिखा हुआ माकुला दिखाई पड़ रहा है आपको, तो विट्रस बॉडी क्रॉस करते हुए माकुला पे आता है, तो यहाँ पर आपको इमेज स्पष्ट बनती है। इसको सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं, यहीं पर होता है। और वो आपको कलर्ड विजन जो मिल रहा है वो आपका मिल रहा है रॉड्स और कोन्स की वजह से। जी मैम, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया। अब एक चीज समझते हैं कि चीज ये इस पे मोड्यूलर लूटिया या उसको क्या बोले थे कौन सा सर, वो मेडुलर लूटिया को क्या बोला आपने, नाम क्या बोला था इसको? फोबिया जो बोलते माकुला फोबिया संकलित इमेज जो है वही उसे माकुला जो है, माकुला अदर माकुला एक और शब्द आपने कहीं पढ़ा होगा, माकुला डेंसा। माकुला डेंसा कहाँ पढ़ा है? ये हमें लगता किडनी में पढ़ा होगा। यह माकुला, उसमें माकुला यहाँ पर है पीला येलो, इसको बोलते हैं येलो स्पॉट बोलते हैं। यही सेंट्रल स्पॉट है। इमेज आई और उसी जगह बनती है अगर, तो आपको बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई पड़ेगी, ये उसका है। फिर यहीं से आपको रॉड्स और कोन्स के माध्यम से इमेज ये ट्रांसफर होगी और वो अल्टीमेटली जाकर के ब्रेन में जाकर वो इमेज बनेगी, फाइनली वही डिस्क्लोज होगा। चलिए
अब हम एक चीज लेंस का वर्क थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये बहुत बड़ा नहीं है। लेंस जो होते हैं ना, लेंस में थोड़े ना फ्लेक्सिबल होते हैं, इसीलिए उसको सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू ज्वाइंट किया हुआ है। हमेशा देखिए लेंस को कि मैंने कहा था लेंस के वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स से लेंस को पकड़ा हुआ है। ये लेंस को सस्पेंसरी लिगामेंट से, मतलब मैं समझू कि मसल से क्यों पकड़ा जाता है, इसका रीजन होता है कि अगर विजन दूर का है, दूर से भी उसको हमको इसमें मेडुलर लुटिया पे बनाना है और पास को भी बनाना है, तो लेंस अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करता है कि दूर की इमेज है तो अपने आप को थोड़ा पतला करेगा ताकि वो इमेज वहां पे जाके बने, और अगर पास की इमेज है तो मोटा कर लेता है ताकि वो इमेज जाके एग्जैक्टली वहीं पे बने, ताकि ब्रेन को उसको समझने में इजी हो जाए। इसलिए लेंस को सस्पेंसरी लिगामेंट से भी जोड़ा हुआ है ताकि वो मूवमेंट्स में इजी हो पाए। तो अब मैं इसको ये चीज समझाने का एक और रीजन था, होता है ना कि एक एज के बाद दिखना कम हो जाता है, जैसे मेरे को चश्मा लगाना पड़ा है, सबको धीरे धीरे चश्मा लगाना पड़ता है। इसका रीजन यही होता है कि लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी में फर्क आने लगता है, तो लेंस होता है एडजस्ट कर नहीं पा रहा होता है। तो जब वो लेंस एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है तो हमको चश्मे से डबल लेंस, एक लेंस मैंने यहाँ पे भी लगा लिया है ताकि ये यहाँ से सेट करके इस लेंस को हेल्प असिस्ट करे, अपने आईज के अंदर वाले लेंस को असिस्ट करे ताकि वो इमेज एग्जैक्टली वहां पे बने, ताकि वो नर्व्स उनको ठीक से समझ पाए। अब इसमें देखिए, मैं ये ठीक है बात है, हम इसको एक थेरेपी की बात मेरे को याद आ जाती है तो मैं बता देती हूँ। मेरे पास अभी ग्रीन कलर नहीं है। ये मैम सर बीएचपी मैम जो पढ़ाती थी, उनका नाम याद नहीं, वो मैडम जो पढ़ाती थी ना, मैम आती है अपने बीएचपी की, अच्छा ये सुषमा, नहीं सुषमा मैम, सुषमा मैम, सीनियर मैम जो सुषमा मैम है ना, उन्होंने लास्ट ईयर हमको बीएचपी पढ़ा रहे थे, स्टेटाइज 7 पढ़ा रहे थे, तब उन्होंने हमको एक चीज समझाई थी कि आई करस्पॉन्डेंस पे अगर हम ग्रीन कलर से आइस बना लेते हैं ना तो आइस का पावर कम होता है उसका। आज जब मैं एक्चुअली आज ही मैं सोच रही थी, अचानक आइस को पढ़ रही थी तो अचानक से मुझे वो चीज याद आई। तो उसके पीछे मुझे एक रीजन, जो मुझे रीजन लगा कि मैम ने बोला था ग्रीन कलर लगाना, तो ग्रीन कलर इज कलर फॉर विंड, दैट इज मूवमेंट्स। और हमारी एक एज के बाद मूवमेंट, लेंस का मूवमेंट कम हो रहा है, इसलिए हमारा फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, रिजिडिटी आ रही है, इसके कारण हमारा वो वहां पे बन नहीं रहा लेंस। तो हम जब अपनी आइज की विंड बढ़ा रहे हैं, दैट इज हम लेंस का मूवमेंट बढ़ा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं, तो हमारी लेंस फ्लेक्सिबल हो रही है, तो हमारा पावर कम हो रहा है, क्योंकि हमारा वो इमेज एग्जैक्टली लेंस का काम लेंस खुद करने लग गया, तो हमको एक्स्ट्रा लेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसलिए मतलब देखिए, मैं आपको ये चीज इसलिए समझा रही हूँ कि हम धीरे धीरे थेरेपी को समझते जाएंगे ना, तो बेसिकली इजी रहेगा। जितना देखिए, जितना हो सके हम बीएचबी सीए सबको रिलेट करते रहेंगे तो हम आगे तक इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, अब ठीक है, अब ये इतनी बात होगी। अब एक सेकेंड, आइस में किसी को कुछ पूछना है तो ग्रीन कलर वाली बात फिर से जरा बताएंगी। ग्रीन देखिए, ग्रीन कलर मैम ने बताया। ऐसा है पूर्वा मैडम, ये ऐसा है सर, ये पूर्वा मैडम का अपना कयास है जो उन्होंने बताया था कि ब्लैक ये ग्रीन कलर लगा दीजिए, तो पूर्वा मैडम ने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया है, आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लो। मैडम ने कहा कि विंड बढ़ाना है ये, ताकि उसकी जो नहीं सर, मैम ने ओनली कहा था ग्रीन कलर लगाया था तो उनका लेंस कम हुआ था, बस उतनी सी बात है। दिस मे नॉट बी द पॉइंट। आयुर्वेदिक के हिसाब से अगर हमको मालूम है कि कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो हम लोग ब्लैक कलर लगाते हैं। अगर हमको मालूम हो रहा है कि एनर्जी बढ़ रही है तो हम लोग मानते हैं क्यों से एनर्जी हुई, अग्नि की एनर्जी हुई। पूर्व मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, तो मतलब हम ये पूरा मैडम का इंटरप्रिटेशन था, ये नहीं कहा था कि ये उन्होंने मैडम ने कहा। ये ग्रीन कलर आप लगाने का मतलब कि कोई एनर्जी अगर बढ़ेगी तो क्या करेंगे, सिडेट करेंगे कि टोन करेंगे, बस। तो आप आयुर्वेद में चले जाइए, आयुर्वेद में चले जाइए। इसको ग्रीन करने से बाहर वाला लेंस नहीं, that was my interpretation only कि green is as per CA, green is for wind। नहीं, नो पूरा मैं ऐसा, ग्रीन जब वहां कंसेप्ट है, वहां कंसेप्ट है ग्रीन इज फॉर सूदिंग। हाँ, सूदिंग जल का। सर किसने, सीए में? जल का आयुर्वेद। अच्छा, आयुर्वेद कंसेप्ट दिया होगा ना उन्होंने। सर वो पढ़ा तो स्टेटाइज 7 रहे थे। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन वो पूरा बता रहा हूँ उसके कंसेप्ट तो देखिए, हम लोग मिक्स कर दिया है ना हम लोगों ने। हाँ एक्चुअली
हम लोग ट्रीटाइज और उस सब को मिस कर दिया है। हम लोग बहुत सी ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक बताते हैं, तो हम बताते नहीं कि ये चाइनीज के हिसाब से या आयुर्वेद के हिसाब से है, क्योंकि हमको दोनों मालूम है तो हम कहते हैं ये लगा दीजिए। लेकिन हमको बताना चाहिए कि ये हम चाइनीज के हिसाब से लगा रहे हैं कि आयुर्वेद, क्योंकि दोनों कलर में अंतर है। मैं बार बार बोलता हूँ सर यहाँ पर अगर आंखों में जलन हो रही है या ड्राइनेस आ रही है तो भी आंखों में यही मानते हैं ना कि जब एक्यूट माने क्या हुआ, एक्यूट तुरंत बोलिए, वातांश, वातज, 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 वेरी गुड, वातज हुआ, एक्यूट माने वातज। तो वातज में क्या होगा, वातज में एनर्जी बढ़ी होगी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डॉक्टर वॉल। तो डॉक्टर वॉल कह रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन माने एनर्जी बढ़ी, एक्यूट, तो एक्यूट में एनर्जी बढ़ी होगी, तो आई की एनर्जी क्या है, अग्नि, 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 बस। तो सूदिंग इफेक्ट मिलेगा आपको। आप कभी गर्मी में जा रहे हैं तो आप हरा लगा देंगे तो आपको सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। आपको कहीं जलन हो रही होगी तो भी आपको सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। हाँ, इन्फेक्शन होगा तो आपको ब्लैक लगाना पड़ेगा वहां पर। हाँ ठीक है सर, ठीक, ऐसा है। ठीक पूरा मैम, ये आपने ठीक किया है। वो क्योंकि देखिए पढ़ाते हुए बताते मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमको हमेशा स्टूडेंट को बताना चाहिए कि ये चाइनीज, ये आयुर्वेदिक, क्योंकि दोनों पढ़ रहे हैं। हम लोग कलर लगा देते हैं तो कहते हैं बताते नहीं है, हम कहते हैं बताइए कि चाइनीज के हिसाब से ये लगाना है। वो मैम ने भी नहीं बताया तो मैं तो मेरा अजम्पशन निकाल यही होता है ना। आपने ठीक इंटरप्रिटेशन ठीक किया कि वो विंड माने एनर्जी, एनर्जी, वायु, वायु, और मुझे लगा रिजिडिटी आ गई है तो उसको मूवमेंट ला दिया होगा। इंटरप्रिटेशन इज गुड, मैं इंटरप्रिटेशन बात है, यही तो विचार है, यही, और इन्हीं विचारों से हम कोई एक थेरेपी निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सर ऐसे ही तो सीखेंगे धीरे-धीरे। रिसर्च भी ऐसे ही होती है सर, रिसर्च भी ऐसे ही होती है। हाँ, रिसर्च ऐसे तो होती है। ठीक, यस यस ट्रू मैम, चलिए तो मैम थोड़ा मुझे भी बता दीजिए, वो थोड़ा तब तक कोई आ गया था तो ये ग्रीन कलर कहाँ पर लगाना है? आप ले लो थोड़ी देर, फिर कुछ ग्रीन कलर लगाना कभी आप धूप में निकल रहे हो तो आइस के, अभी तो कुछ मम्मी के पास जा रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा, क्यों कह रही हूँ? नीलम मैम प्लीज अपने आप को म्यूट कर लेंगे एक बार प्लीज। फिर बच्चों के लिए कड़ी रखी है मैं कि फिर रोटी सेकूंगी बस। फिर नीलम मैम, मैं थोड़ी देर ले लूं क्लास। नीलम मैम, हो गया। यस मैम, थोड़ा बता दीजिए कहाँ पर लगाना है। नहीं बता, उसमें था आइस के करस्पॉन्डेंस पर। अच्छा सर, करस्पॉन्डेंस पर जब आप धूप में निकले कभी, और आप जैसे अभी गर्मी आना शुरू हो गई है, तो जब आप धूप में निकलेंगे तो आपको जलन महसूस होगी। तो पूरा मैम का कहना यह है कि वहां पर आप अगर ये इन्फेक्शन कभी आ जाए, लौट के हमें इन्फेक्शन आ जाए तो ब्लैक कलर, और अगर आपको जलन हो रही हो तो जलन माने अग्नि, अग्नि को सिडेट करना है तो हम लोग आयुर्वेद में हरे रंग का प्रयोग करते हैं। तो हरा रंग लगा लीजिए तो आपको सूदिंग इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। जैसे हम लोग लौट के आते थे, याद करते थे ना, जब कोई लौट के आते थे स्कूल से या उसमें, तो मदर कहती थी आंखों में जल की पट्टी रख लो। हाँ, पानी की पट्टी, वही पानी की पट्टी, हरा। हाँ जी, है ना, ऐसे जोड़िए पूरा, अपने सब उसका जोड़ते रहिए। और जब काला टीका लगाते तो हम लोग बंद कर दिया काला टीका लगाना। हाँ, पहले कहते थे, आपको तो शर्म आती है, थोड़े बड़े लोग हमको काला टीका मत लगाओ, शर्म आती है, शर्माने लगे, है नहीं? तो लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे, उन्हीं की तो नजरों से बचाना है, उन्हीं लोगों को नजरों से नहीं। पराभौतिक और भौतिक दोनों का इलाज है, भौतिक और पराभौतिक दोनों का इलाज है। नजरें, किसी की नजर लग गई, याद करिए, यस नजर लगना क्या है, पराभौतिक की भौतिक, पराभौतिक है। तो पराभौतिक का इलाज था उसमें, हम लोग भूल गए उसको। काजल लगाना हमने बंद कर दिया, और काजल अगर लगाया भी तो उसकी नोक नीचे निकाल दिया तो उल्टा हो गया, वो मतलब वो कॉस्मेटिक वाले में आ गया। अगर आप काजल लगा रहे हैं तो भी आप अपनी आंखों को दूसरे की नजरों से, बुरी नजरों से बचा रहे हैं। हाँ सर, ठीक है सर, सही इंटरप्रिटेशन ये है। लेकिन आपने आंखों के कोण जो फिल्मों के हिसाब से थोड़ा बड़ी कर लिया तो वो उल्टा हो गया। क्लियर?
यस चलिए आगे। अच्छा, बाई कॉन्केव लिखा हुआ उसको काट लीजिएगा, बाई कॉन्वेक्स से। जी सर, हम आइस पर ट्रीटमेंट बोथ इंडेक्स फिंगर के टिप पॉइंट पे भी दे सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ दे सकते हैं। ऐसे आई होता दे सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। करस्पॉन्डेंस को भूल नहीं, सिद्धांत नंबर 1, करस्पॉन्डेंस को भूलिए नहीं। उसके बाद इंटरप्रिटेशन बहुत बात के हैं। पहला करस्पॉन्डेंस को मत भूलिए कभी, और उसको हम लोग भूल जाते हैं, बड़े बड़े प्रोटोकॉल पे चले जाते हैं, छोटी छोटी चीजें इग्नोर करने लगते हैं। आप सिंपल जैसे कह रहे हैं कि दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, तो 3 कलर लगा लीजिए, बहुत चीजें आपको ठीक हो जाएंगी। चलिए जी मैडम आगे चलते हैं। हाँ चलिए फिनिश करिए, आगे चलिए। आगे किसी को कुछ पूछना? नहीं। अब देखिए एक सेकंड मैम, ये जो इन कौन सा वाला जो चार्ट है ये बना हुआ है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ऊपर बुक में जो है? सर ये आप, मेरे को भी नहीं आता है, थोड़ा आप करेंगे? कौन सा? ये सर यही चार्ट। हाँ ये वाला चार्ट। इस चार्ट में देखिए कोई है, इसमें केवल कौन्स का बताया, फंक्शन बताया कि रेटिनिन एक होता है, उसी के लाइट रे निकलती है, फिर वो एक्टिव रेटिनिन बनता है, फिर उसके बाद वो ट्रांसड्यूसन होता है, फिर एक्टिव ट्रांसड्यूसन में होता है। ये उसका केमिकल कंपोजिशन के रूप में बता रहे हैं, और अंत में करते करते आपको जीएमपी मतलब यानी रेटिनिन की वजह से कोन्स में जो आपकी एनर्जी आती है, जो दिखाई पड़ती है, बहुत स्पष्ट हो जाती है, वो उसका वो है। अब ये फिजिक्स का सिद्धांत है, क्योंकि ये किताब जो है लिखी गई है उनके द्वारा, तो वो पढ़ा रहे थे मेडिकल वालों को। हमको मेडिकल वाला नहीं जानना, हमको कोई जानना है कि हमारा विटामिन ए वगैरह की कमी होगी तो हमारी आंखें, हमको रतौंधी हो जाएगी। रतौंधी जानती हैं? जी सर। हैं? यस सर। नाइट ब्लाइंडनेस को, मतलब रात को दिखाई नहीं पड़ेगा, रात में क्योंकि यही सब है, ये रेटिनिन बंद हो जाता है। यही रेटिनिन जो है ये आपको अल्टीमेटली फंक्शन, अगर नहीं फंक्शनल नहीं होगी तो ये आगे सब नहीं काम करेगी। तो इसीलिए विटामिन ए की वजह से ही सारी बीमारियां आंखों की होती हैं कि आपको रतौंधी हो जाएगी, आपको कलर का विजन कम होने लगेगा। तो इसलिए विटामिन ए जब भी डॉक्टर प्रोफेसर हमारे खेमका सर ने जब भी किताब लिखी, तो उस किताब में लिखा कि विटामिन ए जरूर खाइए, नहीं तो आप भले आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो, लेकिन खाना नहीं, भोजन नहीं लोगे तो बेकार है। तो वो बस इतना समझिए, इसका बहुत अधिक यूज नहीं, हम लोग तो बहुत अधिक जानने नहीं चाहते हैं कि इससे हम क्या जानेंगे कि वेवलेंथ 440 535 रटने से फायदा तो है नहीं। हमको तो मालूम हो, उसने बताया कि हमको रात में दिखाई नहीं पड़ता, हमारा काम हो गया। आज आँख की नजर बढ़ानी है हमको। रतौंधी और कलर ब्लाइंडनेस में रतौनी में रात को नहीं दिखता, कलर ब्लाइंडनेस में कलर्स की स्पेसिफिकेशन। कलर ब्लाइंडनेस दिन में भी शिकायत होती है, रात में दोनों में होती है? कलर ब्लाइंडनेस हमेशा होगी ना। वो बहुत सी चीजें कलर ब्लाइंडनेस जन्मजात होती है, उनमें तीन बेसिक कलर्स हैं, उन्हीं का डिफरेंशिएशन नहीं होता। वो कहते हैं वो जन्मजात बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करना चाहिए अगर वो करना हो? किडनी सेंस। गुड। किसने कहा, बताया किसने? कविता सर। हाँ वेरी गुड। अगर आप किडनी सेंस का प्रयोग करते हैं, क्यों? जन्मजात के लिए एक ही है हमारे पास ना, चाइनीज में। यहाँ हमारे पास क्या था, अभी डेवलप नहीं किया। यहाँ हमारे पास क्या है जन्मजात के लिए? वो भी चाइनीज में है। 0 नंबर 9 नंबर फिंगर। हाँ। या 0 नंबर होगा। 009 दोनों है। यहाँ 0 है, जन्मजात के लिए 0 है। और हम लोग आगे ग्रह में जब बात कर रहे थे तो ग्रह और चक्र में है, तो ग्रह में है हमारा ग्रह का उपचार, लेकिन अभी बहुत डेवलप नहीं हुआ वो। ठीक है, ग्रह का उपचार है, वो आगे डेवलप होगा कभी। आप लोग कोई डेवलप करिएगा उसको जो आयुर्वेद में करना चाहते हैं भाई। ऐसा सर ग्लूकोमा के लिए जो काला बिंदु बोलते हैं वो क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट तो आपको टिटाइस 6 में मिल जाएगा, बहुत बढ़िया।
ईओबी में किस सन में है? सर का शायद नेटवर्क थोड़ा इशू आ रहा है सर। सेमेस्टर सर आप स्मिता मैम का सेमेस्टर जी 5th सेमेस्टर सर। 6th ना? 5th यस 5th कंप्लीट किया है अभी। कोई बात नहीं, आप ट्रीटाइज 6 में जाइए, आपको बहुत अच्छे प्रोटोकॉल मिलेंगे। ग्लूकोज 6 तो 4th में ही आ गई है। 4th में है, सेमेस्टर 4 में है नहीं। हाँ यस सर, सेमेस्टर 4 में है। हाँ, और उसके बाद भी आपको देखना है तो आपको वो ट्रीटाइज 14 यस सर 14 पे देखिए, बहुत अच्छे इतने बढ़िया प्रोटोकॉल्स दिए हुए पूरे। वो तो आई के ऊपर ही है सर ना 14। हाँ पूरी आई पर है, आई बेस्ड है। और सर मैं रीजन पूछ रही थी एक्चुअली कि रीजन क्या है उसका। ग्लूकोमा का वो भी बोलते हैं कि ग्लूकोमा देखिए कहते तो है जन्मजात, जो एलोपैथ में कहते हैं जन्मजात है, लेकिन जन्मजात के साथ साथ कुछ देखिए, जन्मजात कौन बीमारी नहीं है और कौन बीमारी जन्मजात है। जन्म से जो भी, अगर जन्म में कोई विसंगति हो गई तो बहुत सी बीमारियां होंगी जो समझ में नहीं आएंगी, चाहे भौतिक हो चाहे पाराभौतिक हो। तो ये भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो कहते हैं, डॉक्टर एलोपैथ वाले कहते हैं कि जन्मजात बीमारी है तो वो ग्लूकोमा को बोल देते हैं। उसमें क्या, उसमें कवरेज कम हो जाता है, बस एरिया ऑफ कवरेज। तो वो लेकिन सर ग्लूकोमा जो होता है मोस्टली जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनको डिटेक्ट होता है ज्यादा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट की मैं बात कर रही हूँ, उनको डायबिटीज भी है। नहीं तो डायबिटीज वालों आई प्रेशर ये होता है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है वैसे ही आई में प्रेशर बढ़ जाता है, उसका कैपिलरीज में उसका प्रेशर आ जाता है। जो नस जो होती है ना पीछे की तरफ, उसमें जब वो डैमेज होने लगती है तो उस वजह से मतलब वो डैमेज होने लगाती है आई प्रेशर से। अब प्रेशर क्यों डेवलप होता है इसका हाँ वो नहीं पता अभी, वो रीजन नहीं पता उसका। बट उसमें प्रेशर हो जाता है, नहीं बोलूं तो खैर वही है। अल्टीमेटली क्या होगा, वही हमारा है, जो आपके चक्षुरेंद्रिय है वही फंक्शन नहीं करती। ठीक है, आगे मैडम चलिए, पूर्वा मैडम आगे आपका। मैं यही हूँ। चलिए अब आईज के ना विजन के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जो एक्चुअली ट्रीटमेंट पॉइंट से थोड़ा सा मतलब होता है, एमेट्रोपिया या विजुअल इक्विटी जो होती है उसका मतलब ये होता है कि आदमी को उसकी लेंस से सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रही, दैट इज 20 फीट की दूरी से भी उसको सब कुछ क्लियर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एमेट्रोपिया। ठीक है, जिसको कभी 6x, अगर आपने कभी किसी ने आइस चेक करवाई तो 6x6 का विजन देखा है कभी, या 20x20 का विजन जो देखा है उसको बोलते हैं एमेट्रोपिया, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब ये समझते हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। एक सेकेंड, एस्टिग्मेटिज्म। तो जब बोलूंगी तो एमेट्रोपिया में क्या होता है ना, जब आदमी पास की चीजें देख लेता है लेकिन दूर की नहीं दिख पाती है, तो उसको बोलते हैं एमेट्रोपिया। मतलब उसका लेंस दूर की चीजों के लिए अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, पास की चीजों के लिए वो उसने एडजस्ट कर लिया है, तो उसको बोलते हैं एमेट्रोपिया। और उसकी देखिए दोनों, इसके लिए कॉनकेव लेंस जो हमारे चश्मे में होता है वो कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। नहीं नहीं मैडम ये बाई कॉन्वेक्स है हम लोगों का लेंस बाई कॉन्वेक्स है। हम लोग का उसमें बाई कॉन्केव लिखा हुआ गलत है। हाँ वो इधर कुछ नहीं लिखा है, गलत है, वो गलत है, बाई कॉन्वेक्स दलिया। प्लीज म्यूट कर दीजिए। सर किसमें करेक्शन करना है एक बार बताएंगे? ईशा जी 204 में 205 ईशा जी प्लीज म्यूट। पेज नंबर बता देंगे सर जरा? 205 है। ऊपर वाले में लिखा है बाई कॉन्वेक्स, उसको चेंज करना है। ऊपर लिखा हुआ बाई कॉनकेव लिखना है, बाई कॉनकेव लिखा हुआ है, उसको बाई कॉन्वेक्स कर लीजिए। ओके ठीक है सर। ये सबसे पहली वाली लाइन में बोल रहे हैं ना, ऊपर जो फर्स्ट पैराग्राफ चल रहा है जो रनिंग पैराग्राफ, उसमें
हाँ वही है एक ही है। हाँ क्योंकि मैम जो एक्चुअल में मैम उसमें इमेज में चेंज कर रही थी। हाँ मैं भी इमेज ही देख रही थी। नहीं इमेज में नहीं, ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ पैराग्राफ में चेंज करना है। ओके ओके ये जी समझ गए। हाँ लेंस बाई कॉनकेव है, ये गलत है और ये कई बार कहा गया है, अभी हमेशा रिप्रिंट होता जा रहा है। सर डॉक्यूमेंटेड नहीं हुआ अभी तक। संस्थान को सर मैंने 150-200 करेक्शन भेजे हैं बुक पे, दे आर नॉट बॉदर्ड, कोई करेक्शन नहीं करते हो। चलिए ठीक है, हमने प्रयास हिंदी वर्जन में भी भेजे, इंग्लिश वर्जन में भी भेजे, दोनों में किसी भी करेक्शन नहीं है। ये बाई कॉन्वेक्स है, इसमें देखिए 6 मीटर दूर से आई होगी जो लाइट, वो आप पहुंचेगी। फिजिक्स का सिद्धांत है कि वो मानते हैं कि बाहर से आई और आपके इस जो लेंस की वजह से, और बनी कहाँ पर, इमेज बननी कहाँ पर है, रेटिना में। अगर और रेटिना में कहा, वही फोबिया जिसकी बात कर रहे हैं, फोबिया में जिसको माकुला हम बोल देंगे, वहीं पर इमेज बनेगी तो आपको बेस्ट इमेज दिखाई पड़ेगी। उससे इधर उधर होगी तो बेस्ट इमेज नहीं दिखाई पड़ेगी। यस मैडम आगे। तो अब जब और है हाइपरमेट्रोपिया मींस हाइपर मींस दूर का, उसमें दूर का नहीं दिखता, हाइपर मींस दूर का वो नहीं दिख रहा, पास का दिख रहा है। सॉरी, दूर का दिख रहा है और पास का, हाँ दूर की वस्तु साफ है लेकिन नजदीक की नहीं दिख रही, जो एक्चुअली मुझे भी वही प्रॉब्लम है, मुझे पास का नहीं दिखता, दूर का दिख जाता है। दैट्स आल्सो बिकॉज ऑफ लेंस प्रॉपर नहीं होते हैं, इसके कारण ही होता है। तो उसके लिए भी क्या करते हैं हम लोग, बाई कॉनकेव लगा लेते हैं यहाँ पे, बाई कॉन्वेक्स वो पहले इमेज बना देगा। देखिए पहले इमेज, वो इमेज दूर बन रही थी, पीछे बन रही थी, तो उसको कॉन्वेक्स क्या करता है, उसको अंदर ले जाता है, पहले ही कर देता है, तो उसको मोड़ देता है। तो इसने बाई कॉन्वेक्स ने इसको मोड़ दिया, पहले ही मोड़ दिया। इसमें जो है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन बोलते होंगे। तो पहले ही उसने उसको मोड़ दिया और वो काफी कुछ डाइवर्ट कर देता है। तो पहले उसने इमेज बना दिया, आपका ठीक हो गया। आपको जो है पास की भी साफ दिखाई पड़ने लगी, दूर की तो साफ दिख ही रही थी, अब पास की भी साफ। तो ये एजिंग प्रोसेस भी हो सकता है, ये जनरली एजिंग प्रोसेस में ही आता है। जनरली ये एजिंग प्रोसेस के लिए होता है, बिकॉज उससे जो लेंसेज है वो रिजिड होते जा रहे हैं। बेसिकली रीजन जनरली यही पाया, ऑल्दो आजकल तो आई टेल यू बच्चों में भी दिखता है। हाँ। पता नहीं क्यों आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लगाए हुए ही देख रहे हैं हम, आई डोंट नो व्हाई, बट अब हम लोग की एज तक तो एजिंग के साथ ही आई थी। हरी सब्जी नहीं खाते, गाजर नहीं खाते, जंक खाते ओनली मैम, ब्लू स्क्रीन ज्यादा देखते हैं इसलिए। अरे सर जंक खाते हैं। अरे बच्चों को, ये माओ की बीमारी है जो बच्चों को देती है। नहीं माएँ काम नहीं करती बच्चों के साथ। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है? आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं? ये देखिए सारी मॉम्स आपके अगेंस्ट हो जाएगी सर। मैंने करीब 200 बच्चों पे स्टडी की है, सबकी माएँ केयरलेस हैं। I tell you, I'm not a careless mom. I can't tell myself a careless mom. आप गलत बोल रहे हैं शोभन जी। सर आप तो गए, आपने सब मॉम को ललकार दिया। मेरे बेटे को भी लेंसेज है। आप कंफ्यूज हैं। जिम्मेवारी माँ की होती है, बाप की नहीं। सर को पूछिए, आई एम वेरी डेडिकेटेड मॉम। मेरे बेटे को भी चश्मा है। सर मेरे बारे में बता सकते हैं कि मैं कितनी डेडिकेटेड हूँ। जरूरी नहीं है, पर ज्यादातर केसेस में देखा जा रहा है। नहीं, फादर की भी तो आई वीक हो और वो भी हेरिडिटरी आई हो, तो फिर एक्सेप्ट करोगे। रीजन बता रही हूँ, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है बाहर की चीजों का। आज की तारीख में चीजें इजीली एक्सेसिबल है, तो बच्चे बाहर की चीजों पे अट्रैक्टेड ज्यादा हो गए हैं। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है एक्सेसिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग इज सो इजी कि बच्चे उनको यूज करते हैं एंड दे आर मिस यूजिंग दैट। जो मेरा एक्सपीरियंस लेट स्लीपिंग, सो लीवर इज इफेक्टेड, सो साइड इफेक्टेड, बट सब कुछ बेसिकली पता नहीं। खैर एनीवेज इट्स अ नॉन स्टॉप टॉपिक। और तीसरा होता है मायोपिया। नहीं, मायोपिया बता दिया। मायोपिया मेट्रोपिया हो गया सर। अच्छा मायोपिया हो गया। मायोपिया में आपका दूर के देखिए यहीं पर इमेज पहले बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले इमेज बना देती है, तो ये इसमें उल्टा होता है, हाइपरमेट्रोपिया के अगेंस्ट होता है। और इसमें दूर की साफ थी, इसमें दूर की तो
दिखाई नहीं पड़ेगी और पास के दिखाई पड़ेगी, इसको मायोपिया बोलेंगे। तो इसमें जो है आपको बाई कॉन्वेक्स बाई कॉनकेव लगा देंगे तो क्या होगा, फैला देगा, वो रेस को फैला देता है। बाई कॉनकेव जो है फैलाता है और बाई कॉन्वेक्स रेस को अंदर करता है। तो बस ये अंतर है, वो पीछे उसने इमेज बना दिया और आपको सुधार कर दिया। तीसरा मैडम, दूसरा है एस्टिमेगिज्म। ये जो होता है ना, इसमें क्या होता है ना, जैसे देखिए ये तो वह पीछे बन रहा लेंस की इमेज और कुछ बन रही है आगे, लेकिन इसमें क्या होता है, एंगल ही दूसरा होता है। जो ये जो फोबिया है, इसकी जगह लेंस इमेज ही किसी और जगह पे बना रहा है। तो उस एक सेकंड जस्ट, इसमें एक्सिस चेक करते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर बोलते हैं कि एक्सिस चेक करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस है और उस एक्सिस को आप चेक करते हैं कि अगर इस देखिए उसका कर्वेचर है, वो कर्वेचर में अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो वो कर्वेचर अल्टीमेटली जाना कहाँ है, माकुला में, वही जिसको फोबिया बोल रही मैडम। तो फोबिया में जाना है, अगर वहां नहीं बना, अगर यही पर एक्सिस गड़बड़ हुआ तो वो जाके वहां इमेज नहीं बनेगी, इसलिए उसको चेंज करते हैं। जी हाँ मैडम बताइए। इसमें बेसिकली एंगल चेंज कर देते हैं, जहाँ पे इमेज बन रही है उसका एंगल चेंज करके उसको वहां पे बनाया जाता है। हाँ, सिलिंड्रिकल लेंस हो जाता है इसमें। ओके, अब एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, जो हम लोग बात कर चुके हैं। उसमें क्या होता है, ये जो रॉड्स के कोन्स के जो कलर्स हैं उसमें कुछ डिफरेंस होता है, ये बाय बर्थ जनरली मिलता है। उसके कारण से होता है कि पर्सन कलर्स प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और एक होता है, अब लास्ट एक पॉइंट होता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है ना, अपनी आईज के लेंस अपने आप को एडजस्ट करते हैं। आप अचानक से बहुत तेज धूप से आ रहे हैं, अचानक से अंधेरे या कम रोशनी वाले में, तो आप आते ही आपको सब कुछ एज इट इज नहीं दिखेगा। फिर आप 2 मिनट अपनी आईज को ठीक करते हैं, मतलब यू आर अकोमोडेटिंग योर आईज, मतलब हम अपनी आईज को उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहे होते हैं, फिर हमको वो चीज प्रॉपर दिखती है। दैट्स नॉट, मतलब बेसिकली इसको हम एज अ डिजीज नहीं बोल सकते, ये एक टेंडेंसी है इंसान की। इसके कारण इसको हम ये होती है वो, इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। ठीक है, गुड। आगे अब किसी को कुछ पूछना? जनरली लिगामेंट्स के इश्यू और ये सब जो होते हैं 45 प्लस में आने लगते हैं। आप आजकल वैसे सबके पास आते हैं। विटामिन ए का खूब सेवन करिए आप लोग। पूर्वा मैडम कह रही है कि विटामिन ए का खूब सेवन करेंगे आप। गाजर, मूली, पत्ते ये सब खाएंगे, हरी सब्जी कोई छूता नहीं है तो बस। और पहली बात है भोजन में स्वाद ना आना, तो आप समझ सकते हैं कि वहां स्प्लीन और स्टमक की प्रॉब्लम है। और भोजन को देखिए, ये हम लोग मानते नहीं। देखिए ईश्वर को मानने से, कंसेप्ट देखिए समझिएगा, ईश्वर को मानने से क्या चीज है। एक पहली अवधारणा ये होती है कि ईश्वर ने पूरी प्रकृति बनाई है। अगर हम मान लेंगे कि प्रकृति ईश्वर ने नहीं बनाई और मान लेंगे किसी आदमी ने बनाई, मान लेंगे, तो उसको तमाम गाली देना शुरू कर देंगे कि उसने ठीक नहीं बनाई है, उसको ऐसे बनाता तो ये हो जाता, ऐसे बनाता तो, जैसे कोई किसी भी उसमें होती है। ईश्वर की बनाई हुई है तो सारी प्रकृति बनाई उसके द्वारा, तो उसने सारी चीज अच्छी बनाई है। मूली भी अच्छी है, साग भी अच्छा है, गाजर भी अच्छी है, पत्ते भी अच्छे हैं, है ना। नहीं तो आप कहेंगे अरे मैं तो भिंडी नहीं खाऊंगा। अब भिंडी तुमने बना दिया, अब किसी ने भिंडी बना दिया तो आपने भिंडी नहीं खाई, तो उसको आप भिंडी का उस दिन स्वाद नहीं मिलेगा। और उसका लीवर क्या काम करता है आप लोग बताएंगे जरा? लीवर क्या काम करता है? टॉक्सिन्स को बिना टॉक्सिन से बना के एग्जैक्टली वो उसको टॉक्सिन मान लेगा। देखिए सब जगह आत्मा है ना, आयुर्वेद की भाषा में कोश आत्मा है। लीवर मान लेगा कि ये टॉक्सिन आप लाए हुए हो। भिंडी आप सुन लीजिए, मैं इसको इस तरह साधारण मत लीजिएगा, भिंडी को टॉक्सिन मान लेगा, वो भिंडी को निकालने के लिए तत्पर हो जाएगा। मन बोलेगा ना, मन कंट्रोलर है ना, मन बोलेगा लीवर से कि भैया ये तो यार टॉक्सिन आया हुआ है, क्योंकि आपने खाते समय कहा ये तो बेकार है। तो अगर आपने कहा कि खाते हुए कहा अच्छा है, तो लीवर ने तुरंत समझ लिया, मन ने कहा कि लीवर बहुत बढ़िया चीज खा रहे हैं तो खा लीजिए। तो ये अंतर है। तो उससे क्या होगा, आपको इसी को एलर्जी बोलते हैं ना, AD1B, यही एलर्जी है। एलर्जी
एलर्जी मतलब मैं आप कहूँ, मान लीजिए ब्रजमोहन कुशवाहा मेरे सामने बैठे हैं और मैं कहूँ ब्रजमोहन कुशवाहा बहुत अच्छे हैं, तो ये तुरंत पॉजिटिव ले लिया मन ने। और मैं कहूँ कि यार कहाँ सवेरे सवेरे दिख गए, जैसे मैंने कहा मन ने तुरंत एक्सेप्ट कर दिया कि अरे कहा सवेरे सवेरे कहाँ दिख गए। अब वो दिन भर परेशान रहेगा कि सवेरे सवेरे मुझे कौन दिखा। ये जो कंसेप्ट है यही एलर्जी है। प्रत्येक व्यक्ति में अच्छे गुण है, प्रत्येक फिजिकल और मेटाफिजिकल दोनों पे यही होता है। हाँ एग्जैक्टली। मेंटल तुम आप देखिए पराभौतिक और भौतिक क्या है, इसको एक्सेप्ट करिए। हर चीज को, जीवन में सब अच्छा है, सब में कुछ तो अच्छे तत्व होंगे और कुछ खराब होंगे। तो खराब को छोड़िए ना, सार को साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए और सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। यही काम कौन करता है हमारे बॉडी सिस्टम में, कोई बताएगा? एलआई, एसआई, एलआई, एसआई पहले तो एसआई करता है, सार को गह रहे। तो अगर आपका ये विवेकपूर्ण व्यवहार ठीक है तो आपका एसआई बेस्ट है। और जैसे ही आपने ये कहा तो एसआई भी गड़बड़ा जाएगा। एसआई कहेगा अरे यार इसको निकालो बाहर, ये मूली कहाँ से खा लिया तुमने। अब मूली को समझ लेगा, लीवर ने समझा हुआ है, ईश्वर ने समझा कि मूली तो बेकार चीज है। समझ रहे हैं आप लोग, सब लोग? यस सर, समझ रहे हैं। जैसे ही आपने कहा, चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे आपकी वाइफ हो, कोई भी हो, अगर जैसे उसने कह दिया कि मूली बहुत बेकार चीज है तो लीवर और एसआई दोनों मूली को निकालने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। यस सर, बिल्कुल। आप अगली बार खाएंगे तो एलर्जी, मूली से एलर्जी, उसको एक्सेप्ट करिए। किसी आपको पड़ोसी आया, कहाँ आया, और मान लीजिए एक बार झगड़ा हो गया, आपको एग्जाम्पल छोटा सा बात हो गई, अगली बार आप सोचे ठीक है, वो होता है जीवन में, अपने घर में झगड़ा होता वैसे उससे हो गया है ना। अगर उसने मान लिया आपने कि ये तो बहुत बदमाश है, आपने जहां मान लिया वैसे एलर्जी शुरू हो गई। अगली बार जैसे देखेंगे एलर्जी तो AD1 भी तुरंत लगाइए। जैसे उसको देखिए सवेरे AD1 भी लगा लीजिए, नहीं तो दिन भर आपका लीवर मुंह का स्वाद कड़वा, दिन भर। बॉस के साथ तो सबसे पहले लगा लेना चाहिए AD1 भी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो आप तुरंत जो है ये लगा लीजिए, मैं रियल में सही बात है। और उसको जो है आप पॉजिटिव लीजिए, अदरवाइज दिन भर आपका, उसका तो खराब हो चाहे ना हो, आपका तो खराब हो गया। तो ये हमेशा होता है, इसको एक्सेप्ट करिए। तो हम लोग जो है खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे। और हमको तीनों चीज मालूम है, हमको बायोलॉजी मालूम है, मानव शरीर विज्ञान मालूम है, हमको मालूम है चाइनीज, हमको मालूम है आयुर्वेद। हम तीनों को मिक्स करेंगे, तीनों में क्या चीज है क्लब करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद हम लोग अपने ज्ञान का विस्तार करेंगे और अल्टीमेटली उनके सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इन्हीं शब्दों के साथ पूरा बहेती मैडम को धन्यवाद, और बहुत बढ़िया पढ़ाने के लिए और हम लोग को बताने के लिए। तो सर कलर ब्लाइंडनेस भी ठीक हो जाती है सर? हाँ बिल्कुल ठीक होती है, करिए। अच्छा सर, एक केस आ चुका है पॉजिटिव एनर्जी से करिए बेसिकली।